नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है दोस्त कि भारत का भूगोल चल रहा है और संविधान भी चल रहा है। तो जैसे कि दोस्त कल मैंने खनिज और ऊर्जा संसाधन मेरा टॉपिक था। आपके टॉपिक में ऊर्जा संसाधन खनिज हो गया है और ऊर्जा संसाधन आज हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा दोस्त। और एक मैं छोटा सा बात कहूँगा दोस्त, आपका समय बर्बाद करूँगा 1 मिनट के लिए। देखिए दोस्त, पढ़ाई करना है दोस्त तो एकदम अच्छे से कीजिए। पढ़ाई अगर करना है तो मन से कीजिए। देखिए, भीड़ से हट के अलग अपनी पहचान बनाइए। पहचान ऐसा बनाइए कि कोई भी आपके अगर पिताजी जा रहे हैं सामने से तो कोई ये ना कहे, ये कहे आपके नाम से आपके पिताजी को जाने लो। कुछ ऐसा भी काम होता है। अभी तो हम लोग कहीं भी जाते हैं वो तो जिंदगी भर रहेगा ही कि पिताजी के नाम से हम लोग होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप लोग बन जाएंगे किसी ऊंचे पद पे तो कोई देखेगा तो बोलेगा कि नहीं, ये उसी लड़के का पिताजी हैं, जा रहे हैं। उस समय देखिए, हर एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा क्यों पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे आगे चले कुछ अच्छा बने। इसलिए तो देखिए, एक उनका छोटा सा सिर्फ सपना होता है। अगर वो भी सपना अगर हम लोग ना पूरा कर पाए तो उनके, मान लीजिए कि वो हमको जन्म दिए है ना, इतना तो काम बनता ही है दोस्त। चलिए, इसी के साथ समय बर्बाद ना करेंगे। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करना है तो मन से कीजिए। फालतू समय बर्बाद करने का समय, देखिए समय है तो उसको बर्बाद कर रहे हैं। एक जब समय नहीं रहेगा तो आपको समय का कीमत महसूस होगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। आज पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। कल खनिज मैंने आपको बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप खनिज पढ़ लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। देखिए दोस्त, देखिए खनिज में 3 प्रकार के प्रमुख खनिज होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। कोयला ले लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, 3 प्रकार के। कोयला, मैं इसका पार्ट मैं आपको नदिया में से ही बता रहा हूँ। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है, किस में मिलता है, कोयला का उपयोग आज पढ़ेंगे क्या। देखिए, कोयला को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, पता है आपको। बिजली बनाने में पहले ट्रेन भी चलता था। बिजली का हमको लग रहा है कि 60% अभी भी बिजली इसी से बनती है, कोयले से ही। आगे देखिए दोस्त, कोयला का भी प्रकार होता है। देखिए, एक एंथ्रासाइट, जैसे कि देख लीजिए एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नानाइट। देख लीजिए, देखिए एंथ्रासाइट दोस्त 80 से 90% कार्बन में पूछता है कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है। तो देख लीजिए एंथ्रासाइट में। याद रखिए, कोयले का एक प्रमुख पूछता है, कोयला के कौन से प्रमुख जो खनिज है उसमें 80 से 90% एंथ्रासाइट मतलब कार्बन पाया जाता है। तो देख लिया 80 से 90% इसमें कार्बन पाया जाता है, क्योंकि कोयला भी ये कार्बन ही है। आगे देखिए, बिटुमिन्स में 55 से 65%। लिग्नाइट देखिए 45 से 55%। एक यहाँ देखिए पीट, पूछता है कि सबसे कम कार्बन किसमें पाया जाता है। याद रखेगा दोस्त, पीट में। एग्जाम में मैं आपको दिखाऊंगा कितना बार आया है इसको। आगे देखिए दोस्त, ये भूरा कोयला, लिग्नाइट। ये सवाल में पूछा हुआ था कि लिग्नाइट किसको भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैंने देखा था प्रश्न में, तो जब आपको मैं क्विज कराऊंगा तो उसमें भी दूंगा। देखिए, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। याद रखिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्त याद रखिएगा। आगे देखिए, ये किसमें पाया जाता है कोयला। देखिए, गोंडवाना युग की, बस ये याद रखिएगा, गोंडवाना युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। किसमें, तो गोंडवाना युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। उत्पादन राज्य, देखिए उत्पादन में सबसे ज्यादा राज्य कौन आ गया। देखिए छत्तीसगढ़, 101 पॉइंट कुछ समथिंग, ये सबसे ज्यादा मतलब परसेंट ये उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। परसेंटेज आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिए कि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। एक एग्जाम में मेरे से भी धोखा हो गया था, आया था कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, उत्पादन होता है। मैंने झारखंड को मार दिया था, क्योंकि बिहार झारखंड पता ही है, झारखंड एकदम मशहूर है, लेकिन मशहूर होने से नहीं है, उत्पादन और मशहूर होने में अंतर है दोस्त, याद रखिएगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि भंडार होना और उत्पादन करना दोनों अलग बात है। जब भी क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तो कम से कम उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो कह क्या रहा है, उसके बातों को समझिए, उसके बाद ट्रिक मारिए। ट्रिक मारने से पहले 2 सेकंड सोचिए उस ट्रिक को मारने से पहले। फिर देखिए आगे, पेट्रोलियम आ गया, दूसरा नंबर का खनिज। सबसे पहले असम, देखिए इसको याद रखिएगा, असम के डिगबोई में, सबसे पहले असम के डिगबोई में पेट्रोलियम खोजा गया था। सबसे पहले असम के डिगबोई में, सबसे पुराना भी यही है, याद रखिएगा, डिगबोई असम। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्त। जो एग्जाम देखिए, जो
आपके एग्जाम में आएगा या आया है, मैं सिर्फ वही मतलब उसी को उठा के आपको देता हूँ, अन्यथा इधर उधर की चीज नहीं पढ़ाता हूँ दोस्त। ये भी यकीन कीजिए आप लोग। भरोसा तो देखिए किसी भी टीचर पे आप लोग एक बार भरोसा कर सकते हैं। मैं तो आपके दोस्त की तमाम भाई के तमाम हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मान के चले मैं खुद ही जीरो हूँ दोस्त। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं टीचर हूँ, लेकिन इतना बात है कि मैं जितना ठोकर खाया हूँ दोस्त, इससे सीख मिल गई है कि बच्चों को किस राह पे कौन सा रास्ता बच्चा के लिए अच्छा होगा, कौन सा रास्ता नहीं होगा। हमें भी आता है कि नहीं या एनटीपीसी के लिए दूसरा भूगोल पढ़ा दो, उसके बाद पॉलिटी दूसरा पढ़ा दो। ऐसा नहीं करते हैं दोस्त, एक ही बार भूगोल पढ़िए ना। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, रेलवे में भी, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो जब सबसे उत्पादक कोयला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, उसी भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ में ही होगा, उस एग्जाम में जाके झारखंड में नहीं हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कहीं भी पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक बार नोट्स बना लेंगे ना, फिर उसको रिवीजन करते रहिए, बस आपका काम हो निकल जाएगा। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा असम के डिगबोई में, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे ही होंगे, डिगबोई बहुत बड़ा है। देखिए प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल के, देखिए उत्पादन, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। ये भी दोस्त याद रखिएगा, किसका स्थान है? गुजरात का। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ, याद रखिएगा। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ दोस्त, याद रखिएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्त, इसको भी याद रखिएगा आप। अब प्राकृतिक गैस आ जाइए, इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस में जानते ही हैं, जो है उसके मतलब वर्तमान शताब्दी का ईंधन, मतलब जो आने वाला है, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो हमारा जो भी चलेगा इसी से चलेगा। आगे देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय मतलब क्षेत्र, तट, 70.17% में ये देता है कि प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। देख लीजिए, अपतटीय क्षेत्र 70.17%, ये याद रखेगा। फिर दोस्त देता है दूसरा नंबर पे असम को ले लीजिए, तीसरा नंबर पे गुजरात। देखिए सीएनजी और एलएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी शायद अभी बहुत जगह सीएनजी का तो मतलब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं, हर जगह नहीं है लेकिन और जगह है, सीएनजी गैस पे गाड़ी चलती है, सीएनजी वही गैस है, ठीक है। और एक एलएनजी, इसका दो ही है पार्ट है, ठीक है। जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, याद रखेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब इसको 100 से 200 प्रेशर में दे के उसको दबा दिया जाता है। दबाने के बाद जो गैस बनता है उसको गाड़ी में भर के द्रव के माध्यम से उसको चला, जैसे में कि गैस देखे ही आप लोग, आपके घर में गैस होगा तो उसको दाबिएगा, दाब के हाथ रखेगा, उसमें पानी पानी निकलता है वो। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्ण गोदावरी बेसिन, याद रखेगा, कौन? कृष्ण गोदावरी बेसिन के बगल में देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक, देखिए सबसे बड़ा, मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। अभी हाल के न्यूज में आपको देखने को मिला होगा, ये न्यूज में था तो मैंने सोचा करंट से रिलेटेड था तो मैंने सोचा उठा के डाल दीजिए, क्योंकि कृष्ण गोदावरी बेसिन से बहुत बार सवाल आता है, आप लोग अच्छे से दिमाग लगा के उसको समझ सकते हैं दोस्त। चलिए देखिए, चूंकि मैं तैयारी में हूं, चूंकि मैं भी किसी न किसी चीज का तैयारी कर रहा हूं, किस लेवल से किस बेस से रास्ते पे जाना है। देखिए दोस्त, हमसे आप ज्यादा नहीं भटकेगा, हम बहुत भटक चुके हैं जिंदगी में। ये भटकने का देन है कि मुझे भटकने से भी ज्ञान मिला, किस रास्ते पे किसको किस तरह ले जाना है, इससे मुझे कुछ ज्ञान मिला है। हम, मैं मानता हूं कि मेरा समय बर्बाद हुआ है, लेकिन उससे कुछ मुझे मिला है। चलिए दोस्त, जो मिला है वही मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग भटकिए, आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, भटकना पर ही ज्ञान मिलता है। एक बार में पास कर गए तो क्या जाने, एक बार में आप पास कर गए तो क्या जाने, उनसे पूछिए ना जो 10 बार फेल हुए हैं, 11 बार पास हुए हैं, उनसे पूछिए अच्छी कि वो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। ऊर्जा गंगा परियोजना 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी यूपी से इसकी शुरुआत की गई। देखिए ये ऊर्जा गंगा परियोजना जानते हैं क्या? ये ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था 2016 में, याद रखिएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा 4 राज्य हैं।
देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये शामिल राज्य है। ये पाइपलाइन परियोजना है दोस्त, याद रखिएगा, पूछ देगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रश्न बना के पूछ देगा। पूछा है बहुत बार उत्तर प्रदेश पुलिस में, याद रखिएगा। ये 4 राज्य में जो भी एग्जाम होगा, इस चारों में एकदम कंपलसरी के पूछ देगा ये। सीएनजी, भारत में देखिए, भारत में पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र 13 अगस्त 2016 को पुणे, याद रखिएगा, पुणे में स्थापित किया गया। क्या? सीएनजी जैव ईंधन संयंत्र कहां? पुणे में स्थापित किया गया, ये दोस्त याद रखिएगा। चूंकि पहला है, देखिए पहला ही तो पूछता है ना, पहला पूछेगा तो पहला सीएनजी देख लीजिए कहां है, पुणे में, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत, देखिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना गुजरात के गांधीनगर से शुरू हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देख ले, 23 सितंबर 2017 को गुजरात के गांधीनगर से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्त, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये तो हुआ कुछ आपके 3 प्रमुख खनिज, याद रखिए, खनिज में। अब देखिए ऊर्जा का संसाधन में और क्या है, देखिए एक देखिए परंपरागत विद्युत उत्पादन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, पूछता है कि कौन परंपरागत विद्युत उत्पादन का हिस्सा नहीं है, ठीक है दोस्त। आगे देख लीजिए, ताप विद्युत, पहले लीजिए 1975 में दिल्ली में राष्ट्रीय ताप विद्युत, देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना की गई, याद रखिए, एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाला है। सबसे ज्यादा 83% निर्भर ताप विद्युत पे, भारत सबसे ज्यादा ताप विद्युत पर निर्भर है, 83%। ये एग्जाम में आया है कि भारत सबसे ज्यादा किस विद्युत उपकरण पे मतलब हम लोग निर्भर हैं, तो सबसे ज्यादा ताप पे है, ताप विद्युत पे, याद रखिए 83%। आगे देखिए, परमाणु विद्युत, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान अप्सरा तो बहुत बार पूछा, याद रखिए, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा है, मुंबई में स्थापित किया गया है, ठीक है। प्रमुख केंद्र तारापुर मुंबई, देखिए 2-4 केंद्र मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे कि तारापुर मुंबई में है, याद रखिए। रावतभट्टा राजस्थान, ये भी पूछा है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, काकरापार गुजरात, कुडलकुलम तमिलनाडु, ठीक। भारत का स्थान उत्पादन में 6वां स्थान है, ये भी याद रखेगा। परमाणु विद्युत में 6वां स्थान भारत रखता है उत्पादन में, ठीक। आगे देख लीजिए दोस्त, अब यहां देख लीजिए जल विद्युत, देखिए कोल डैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे। पूछता है कि कोल डैम जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और किस नदी पे? सतलज नदी पे दोस्त, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, रामपुर जल विद्युत परियोजना, ये भी ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। 2 जल विद्युत परियोजना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देख लीजिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, मतलब ऊर्जा के गैर, यहां देखें ऊर्जा के साथ और ऊर्जा के गैर, देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में देख लीजिए, सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पूछता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, फोटोवोल्टिक सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये पॉइंट फोटोवोल्टिक से, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे पहला, ये याद रखना है, सबसे बड़ा सौर ताप विद्युत संयंत्र नागपुर में, कहाँ है दोस्त? नागपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? नागपुर में। सबसे बड़ा, भारत का नहीं, पूरा एशिया में जितना भी देश आता है सबसे बड़ा है। फिर देखिए एक सौर ताल है, पूरा एशिया में सबसे पहले सौर ताल की स्थापना गुजरात में किया जा रहा है, याद रखिएगा। सौर तालाब गुजरात में स्थापित किया जा रहा है दोस्त, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा एशिया का है, ये भी याद रखिएगा। देखिए सोलर थर्मल पावर स्टेशन, सोलर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जान लीजिए। देखिए ये राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है, ये पहला है, याद रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान में सोलर थर्मल पावर स्टेशन का स्थापना किया जा रहा है।
देखिए अब सबसे बड़ा, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा सबसे छोटा पे आप लोग याद रखें। सबसे बड़ा सोलर थर्मल पावर प्लांट लुधियाना में है, 2012 में लुधियाना में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। फिर पूछता है कि सोलर थर्मल पावर स्टेशन तैरता हुआ, याद रखें, थोड़ा जोड़ लीजिए, तैरता हुआ कहाँ है? केरल के वायनाड में। तैरता हुआ सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो केरला के वायनाड में। केरला है कहाँ? तो जब आप लोग इधर से बनाएंगे, मैं कितना मतलब यहीं पे केरला है भारत के नक्शा में, यहीं पे केरला आपको मिलेगा, इधर तमिलनाडु मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, पवन ऊर्जा, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। देखिए केंद्र है, उत्पादन में नहीं, केंद्र। देखिए उत्पादन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। केंद्र पूछे तो गुजरात में मारिएगा। इस पे देखिए सिर्फ टर्म पे, इसका मोड पे, इसके लैंग्वेज पे बस ध्यान देना है आपको। अब भूतापीय ऊर्जा में देख लीजिए, भूतापीय हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश उत्पन्न करता है। फिर देखिए समुद्री तरंग ऊर्जा, समुद्र के तरंग से भी ऊर्जा मिलती है, आपको पता है। प्रस्थम विद्युत समुद्री तरंग संयंत्र, देखिए बीजिगम, याद रखेगा, बीजिगम केरल में लगाया जा रहा है, लगाया गया है, मतलब वो लगा दिया गया, याद रखिएगा। फिर हाइड्रोजन ऊर्जा देख लीजिए, कुछ पता है, यही भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है दोस्त, इसको याद रखिएगा आप लोग। आप लोग समझ सकते हैं कितना ये आपके लिए जरूरी है। मुझे क्या कहना है, आप लोग पढ़ते ही हैं। अब बायोडीजल देख लीजिए, देश का पहला, देखिए पहला बड़ा छोटा याद रखना है, बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिए। अब आंध्र प्रदेश है कहाँ? तो जब इधर से मैप बनाएंगे तो यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर यहाँ जाएंगे तो यही आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्त। इथेनॉल, इसके प्रयोग के लिए 2002 में एक रोड मैप तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, इथेनॉल के प्रयोग के लिए। देखिए इथेनॉल अभी मतलब सरकार की तरफ से जारी हुआ था कि चावल जो है हमारे पास बहुत है, चावल का खपत नहीं हो पा रहा है, तो चावल से ही इथेनॉल बनाएंगे, हम इथेनॉल बनाएंगे। उसके बाद पता है कि चावल से दारू भी बनता है, और जो दारू इथेनॉल बनाएंगे उससे गाड़ी वाड़ी भी चलता है। तो यही इथेनॉल का प्रयोग आप लोग जान सकते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सैनिटाइजर का बहुत चल रहा है, तो इथेनॉल वो चावल से भी सैनिटाइजर बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि दारू बनेगा तो सैनिटाइजर बनेगा। पता है कि 60% एल्कोहल रहता है ना सैनिटाइजर में। अब देख लीजिए बायोमास, कृषि एवं कूड़ा, बायोमास मतलब आप देखें जहां भी कूड़ा कचरा हो, कृषि का अपशिष्ट पदार्थ हो, उससे बायोमास प्राप्त होता है। बस सिंपल सी बात है, भाषा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्त, देख सकते हैं वीडियो काफी लंबा हो गया, उसके लिए माफ कीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, समझाना भी है आपको दोस्त। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, और नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बना लेंगे अपने हाथों से, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को, बाय बाय।